अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ज़रा। ओके जी, लास्ट टाइम जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने जो विंड टर्बाइन्स हैं उनकी टाइप्स को डिस्कस किया था कि जो कि बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन और मोटिवेशनल लेक्चर में जो कि हमने चैप्टर नंबर 7 पे दिया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन्स और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन्स। इस पर हमने डिस्कस किया कि अपवर्ड के अंदर जो पहला इंट्रैक्शन है वो ब्लेड्स के साथ एयर का होता है और पोल बाद में होता है। फिर हमने डाउनविंड में देखा कि डाउनविंड में फर्स्ट जो इंट्रैक्शन है वो पोल के साथ है, सेकंड आपके पास ब्लेड्स है। तो इसमें ये हो सकता है कि कुछ विंड जो है वो कोलाइड कर रही हो पोल के साथ, और डेफिनेट सी बात है जब पोल के साथ कोलाइड करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो अपनी लूज़ कर देगी और वो ब्लेड्स के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं डाल सकेगी जितना कि अपवर्ड विंड जो है वो डालती। उसके अलावा हमने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का देखा कि वर्टिकल एक्सिस जो विंड टर्बाइन है वो डायग्राम के थ्रू भी लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसके अंदर आपको बॉटम साइड पे पोल नज़र नहीं आ रहा उस तरह का। तो ये कम हाइट के ऊपर या आबादी के करीब कुछ एरियाज जहाँ पे ग्राउंड्स वगैरह हों या इस जगह के या बिल्डिंग्स के ऊपर इसका टारगेटेड एरिया जो है वो इस टाइप का होता है। नीचे पोल मौजूद नहीं होता जो हब है आपके पास। ठीक है, इस पोल जिसको मैं पोल कह रहा हूँ इसलिए कह रहा था, टेक्निकली हम हब का वर्ड यूज़ करते हैं और वो उसकी हाइट कितनी है फिर उसको हब हाइट कहते हैं, ये जो पोल है, राइट। और ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये जो बिल्डिंग्स के ऊपर टावर लगे होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम कंपनीज के जो टावर्स हैं, अगर तो वो ज़मीन के ऊपर लगा हुआ तो आपको पता है कुछ टावर की हाइट अच्छी खासी होती। बाज़ दफ़ा जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, बाज़ दफ़ा आपने यकीनन देखा होगा कि किसी बिल्डिंग के ऊपर भी टावर होता है और वो साफ ज़ाहिर है उतना बड़ा टावर नहीं होता जितना कि ज़मीन वाला होता है। तो वो ऑलरेडी बिल्डिंग की हाइट को इस्तेमाल करते हुए ऊपर एक छोटा सा टावर का सेटअप लगा देते हैं जिसमें सारे एंटीनास, ट्रांसमिशन और रिसीविंग के और बेस स्टेशन वो सारा बना देते हैं। तो वो बिल्डिंग की बेसिकली हाइट को यूज़ कर लेते हैं, राइट। और बिल्डिंग वालों से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो कर लेते हैं। तो उसमें मकसद ये है कि उसमें फिर पोल की या टावर की जो हाइट है वो बीच में से वो वाला फैक्टर निकल जाता है, उस पे इन्वेस्ट वो नहीं करते। तो इसी तरह ही वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन्स के ऊपर जहाँ पर कोई टॉल बिल्डिंग है या लेट से आबादी है और उसके करीब किसी एरिया पे लगानी है तो वहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो दूसरी विंड टर्बाइन्स है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपको पता है ये आबादी से कदरे दूर और थोड़े खुला एरिया का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका डैमेज या नॉइस या इस तरह का ये नेचर से थोड़ी हट के चीज़ें, तो इसीलिए इसका रुझान ज़्यादातर आबादी से बाहर होता है। तो ये वाली जो है वो छोटे लेवल के ऊपर लगाई जा सकती है और इसकी पावर भी जो है वो कम होती है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे, ये थोड़े टेक्निकल इसके फीचर थे जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, और मोस्टली अपवर्ड विंड टर्बाइन ही यूज़ हो रही होती हैं। अब बात आ जाती है नंबर ऑफ़ ब्लेड्स के ऊपर कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अगर देखें तो यहाँ पर आपको 2 ब्लेड नज़र आ रहा है। तो ये मल्टीपल ब्लेड्स होंगे और मल्टीपल में आपको पता है कि मोर देन वन का टर्म है। तो 2 ब्लेडेड होगी या 3 ब्लेडेड होगी, ये क्या है, ठीक है। और फिर इसमें ये भी है कि उस विंड टर्बाइन ने ड्राइव क्या चीज़ करनी है। क्या पता आप उससे विंड टर्बाइन जो हवा की काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज़ करके ब्लेड्स घूम रहे हैं और शाफ्ट जो एनर्जी दे रही मैकेनिकल, क्या पता आप उससे मैकेनिकल एनर्जी को ही आपकी ज़रूरत और मैकेनिकल एनर्जी ही आप इस्तेमाल करो। ठीक है, जैसे विंड मिल्स वगैरह या कहीं ग्रेन का सेटअप है या वाटर पंपिंग का सेटअप है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मोटर की सेंस में वाटर पंपिंग में भी देखें तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू ही वाटर को पंप करके ऊपर लाया जाता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी को पंपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स के मकसद हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या कोई और एनर्जी है। अब ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको स्पीड और टॉर्क का थोड़ा बहुत रिलेशन का आइडिया होगा कि कुछ जगह पे आपको हैवी टॉर्क चाहिए होता है, कुछ जगह पर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये कम्बिनेशन से आप थोड़ी वाकफियत रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी देखना है कि फिर इस सिनेरियो में क्या चीज़ें होंगी। फिर एक और भी ज़हन में आता है कि अगर ज़्यादा मैं उसके ऊपर ब्लेड लगा दूंगा टरबाइन के ऊपर,
तो हो सकता है कि हवा उनको चलाने के काबिल ही ना हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारे जहन में ये भी आ सकता है कि अगर कम ब्लेड होंगे वो बड़ी तेज़ घूमेगा। तो इस तरह के काफ़ी मल्टीपल क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे हैं, जो कि मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। फिर ये भी हमारे जहन में आ सकता है कि जो शाफ्ट है वो अगर आहिस्ता मूव करेगी, जैसे आपने मोटर के सेंस में देखा है, जो मैकेनिकल एनर्जी उसकी आउटपुट होती है, तो जो शाफ्ट है, मैकेनिकल जो एनर्जी है, उस सेंस में वो कम स्पीड से अगर मूव करेगी, आरपीएम जो है, या ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी, तो जनरेटर पे क्या इफेक्ट होगा। ये भी अगेन आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में देखा कि स्पीड जो होती है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, आरपीएम जो है, उनका क्या इफेक्ट होता है जब आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे जा रहे होते हैं। और फिर ये भी मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आया कि अगर कम स्पीड होगी या ज़्यादा होगी तो जनरेटर का साइज़ क्या होगा। और अगेन जनरेटर का साइज़ के अंदर आपको डेफिनेट सी बात है वाइंडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसके अंदर रूटर होगा, स्टेटर वगैरह, तो उन सारों का एट द एंड यू नीड टू पे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपके सामने रख दिए। मेरे जहन में भी ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब हमने नंबर ऑफ ब्लेड से इनका जवाब लेना है। ठीक है, सो आई होप सो कि ये जितनी मैंने 2-4 मिनट की डिस्कशन की है, ये सारे मैंने मल्टीपल क्वेश्चन सामने रखे हैं, ये जवाब नहीं अभी दिए। ठीक है, तो आई होप सो कि आपके माइंड में भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। ओके जी, अब ऑलमोस्ट 16 तक ज्वाइन कर चुके हैं, तो सारे वैसे मेंटली तौर पे भी प्रेजेंट है ना लेक्चर में। जी सर। यस सर। क्योंकि वीक का आगाज़ है, मंडे है, तो बंदे को ज़रा मोटिवेट होने में, एनर्जेटिक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पहला लेक्चर ही मेरा, तो उसका पहला डायरेक्ट असर रीन्यूएबल पे पड़ता है। चलें जी, खैर। ओके, तो ये खैर क्वेश्चन मैंने काफ़ी क्वेश्चन सामने रखने का मतलब ये था कि माइंड थोड़ा एक ब्रॉडर सेंस में सोचे। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई आप लोगों के लिए। लेट्स हैव अ क्विक लुक। अब मेरे जो आई होप सो कि आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही 414 पेज, और ये जो मैंने येलो कलर की हाईलाइटेड चीज़ें। जी सर। ठीक है जी, ओके। एनी हो जी। सो अनदर फंडामेंटल डिज़ाइन डिसीजन फॉर HEWT रिलेट्स टू द नंबर ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स। HEWT इस तरह की टर्म जो है कॉमन यूज़ होगी, इसको आप अभी ज़हन नशीन कर लें, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस, राइट। सो नंबर ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स कह रहे हैं कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसमें भी नंबर ऑफ ब्लेड्स में जब आप बात करते हैं तो हम मल्टी ब्लेडेड हमारे जहन में आता है। 2 ब्लेड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डेफिनेट सी बात है, वन का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सो एक ब्लेड हो सकता है, हो भी सकता है, खैर 2 ब्लेडेड, 3 ब्लेडेड, इस तरह के। ठीक है, अब कुछ पुरानी एग्जांपल आपको वाटर पंपिंग से रिलेटेड दी गई। फॉर एग्जांपल, पहले वाटर पंपिंग से रिलेटेड, अब वाटर पंपिंग में हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क में जब आप मल्टीपल ब्लेड लगाएंगे, 2 या 3, या जब ज़्यादा ब्लेड लगाएंगे, तो होगा क्या कि उनकी स्पीड तो कम होगी लेकिन टॉर्क उनका ज़्यादा होगा। सो फॉर वाटर पंपिंग द विंड मिल मस्ट प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क to overcome the weight and friction of the pumping rod that moves up and down in the pump। ये जो डोंकी पंप या वाटर पंप है, आपको पता है कैसे वाटर का इनका कम्बिनेशन और कैसे मैकेनिकल इनकी वर्किंग हो रही। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हाई मुझे स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होगा, हाई टॉर्क चाहिए होगा, डेफिनेट सी बात है। सो मल्टीपल ब्लेड्स को वो यूज़ कर लेगा, राइट। अब ये जब मल्टीपल ब्लेड यूज़ करेंगे ना, स्पीड उनकी कम रहेगी, क्योंकि हमारा वहाँ पर स्पीड से बहुत ज़्यादा नहीं लिंक होता। हमारा वहाँ पे वाटर को अप एंड डाउन और उस रॉड को मूविंग की सेंस में होता है। तो हमने वहाँ पर मल्टीपल ब्लेड्स को सामने रख के सिनेरियो अपना जो है उसको चलाया। और हमें लो स्पीड चाहिए होती है ताकि कॉन्टीन्यूसली वाटर पंपिंग होती रहे और टॉर्क हाई हमारे पास बन गया। अब होगा क्या, बेसिकली मल्टी ब्लेडेड में या एक से ज़्यादा ब्लेड में होता क्या है, क्यों वो हमें जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क दे देती है, या क्या होता क्या बेसिकली। होता ये कि देयर मल्टी ब्लेडेड डिज़ाइन प्रेजेंट्स अ लार्ज एरिया ऑफ रोटर फेसिंग इनटू द विंड। जब ब्लेड की तादाद ज़्यादा होगी, आप यूँ समझे कि जैसे विंड टरबाइन चल नहीं रही, या पंखा आप अपने जहन में फ़ैन को ले आएँ और उसको विंड टरबाइन की शक्ल में लगा दें एक पोल के ऊपर। सो जस्ट इमेजिन कि अगर उसके अंदर दो दो या तीन उसके ब्लेड है, तो होगा क्या, अभी आप चल नहीं रही, जेन में चलती हुई क्यों नहीं लाना, मैं विंड टरबाइन आपके सामने एक ले आता हूँ। सो होगा क्या कि मैक्सिमम इसको अगर देखें तो ज़्यादातर जो हवा है ब्लेड्स को टकराए बगैर गुजर जाएगी।
ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर हवा को सामने ब्लेड नज़र आएगा तो टकराएगी, क्योंकि हवा ने तो नहीं सेंसिंग करनी क्योंकि जी ब्लेड वहाँ पर है तो मैंने वहाँ से टर्न लेके वहाँ पर जाके टकराना है। हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलेगी, और कुछ उनसे ब्लेड से टकरा जाएगी और कुछ नहीं टकराएगी, ये नेचुरल एक फिनोमेना है। लेकिन अगर आप ब्लेड की तादाद बढ़ा देते हैं, अगर आप हवा के आगे रुकावटें ही ज़्यादा डाल देते हैं, तो फिर मजबूरन हवा को टकराना ही पड़ेगा। तो इसको टेक्निकली हम ये कहते हैं कि जो रोटर है उसका जो फेसिंग एरिया है वो हवा की तरफ ज़्यादा होता है, और मल्टी ब्लेडेड में यही होता है। तो ये खैर एक टेक्निकल चीज़ है। सो देयर मल्टी ब्लेडेड डिज़ाइन प्रेजेंट्स अ लार्ज एरिया ऑफ रोटर फेसिंग इनटू द विंड। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस पे हम बाद में जाके प्रूव भी करेंगे, और यही हमारे पास विंड टरबाइन की एफिशिएंसी के ऊपर भी हमारा टॉपिक एक रहेगा। क्योंकि ये अब जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रख दिया तो आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार वो तो बहुत थोड़ा एरिया होता है ब्लेड्स का, तो ज़्यादातर तो हवा उसको टकराए बगैर ही गुजर जाएगी। सो हमने फिर वो देखना है कि कितनी विंड में एनर्जी अवेलेबल थी और कितनी हमने विंड टरबाइंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट की। अब ये चूँकि एनर्जी फ्री है, साफ ज़ाहिर है जो हवा आ रही थी वो हमने उसके लिए पे नहीं किया हुआ, वो प्राइमरी फ्यूल हमारे लिए वो फ्री है। और जितनी भी टकरा गई है और टकराने के बाद जितनी गुजर गई है, हमने ये देखना है कि हम इसको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकें। और अगर हम बहुत ज़्यादा लोड डाल देंगे ब्लेड्स का उसके ऊपर तो वो एक एफिशिएंट वे नहीं रहेगा। गज़ेन में ये भी आता है कि ओके जी काफ़ी ज़्यादा ब्लेड्स लगा दें तो वो फिर एफिशिएंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको घुमाने के लिए फिर उतनी एनर्जी चाहिए, और अगर विंड कम स्पीड पे चलेगी तो आपका हैवी ब्लेड्स जो है वो तो रोटेट ही नहीं कर सकते। तो इस तरह के भी खैर, तो हमने एक प्रॉपर एक प्रूव भी करना है कि जब हम लेट्स से विंड टरबाइन का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करें तो हमारे ज़हन में एफिशिएंसी क्या चाह रही होगी। लेटर ऑन हम इसको थ्रू मैथमेटिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो बहुत इजी है क्योंकि विंड और सोलर की ये ब्यूटी है कि ये जो बात करते हैं ना वो उसको विजुलाइज करने में आसानी होती है। वो इट फील्स लाइक है जैसे हमने ये सुनी सुनी चीज़ है, राइट। सो ज़्यादा रूटर का एरिया विंड की तरफ होगा विच इनेबल बोथ हाई टॉर्क, ठीक है, हाई टॉर्क उससे मिलेगा एंड लो स्पीड ऑपरेशन। ये मल्टी ब्लेडेड का है जो कि ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो होता है। ओके जी, सो विंड टर्बाइन विद मैनी ब्लेड्स ऑपरेट विद मच लोअर रोटेशनल स्पीड देन दोज विद फ्यूर ब्लेड्स। ये वो बात है जो कि मैं काफ़ी देर से कर रहा था कि जब आपके पास ब्लेड की तादाद ज़्यादा होगी तो जो एयर है उसको ज़्यादा एनर्जी पुट अप करनी पड़ेगी उसको रोटेट करने के लिए। हल्की चीज़ ज़्यादा तेज़ी से घूमेगी, भारी चीज़ कम तेज़ी से घूमेगी, तो ये वो बात की जा रही है, राइट। और जो स्पीड उसकी होती है उसको आप आरपीएम की सेंस में कर रहे होते हैं तस्वर। और अच्छा एक और भी इसमें चीज़ होती है कि जब एक ब्लेड के ऊपर हवा हिट करती है तो दूसरे हवा तो एक नॉर्मल एक डायरेक्शन में जा रही है ना, तो एक ब्लेड के ऊपर जब एयर ने हिट किया तो टकराने के बाद जो डिस्टरबेंस एयर में प्रोड्यूस होती है, यानी कि टकराने के बाद वो किसी न किसी डायरेक्शन में हवा निकलेगी, तो वो जो सेकंड हमारे पास ब्लेड है उसको एरोडायनामिक्स की सेंस में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी कि उसकी वर्किंग को। सो अब फ्यूर ब्लेड्स की तरफ आते हैं क्योंकि हम हमारा रुझान आहिस्ता आहिस्ता है टू या थ्री ब्लेडेड पे, मोस्टली थ्री ब्लेडेड चलती है, तो अब हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को नैरो डाउन करते हुए फ्यूर ब्लेड्स की तरफ जाएंगे और टू या थ्री पे आके ये सारी डिस्कशन को वाइंड अप कर देंगे। सो विद फ्यूर ब्लेड्स द टर्बाइन कैन स्पिन फास्टर, ठीक है, बिफोर दिस इंटरफेरेंस बिकम्स एक्सेसिव एंड अ फास्टर स्पिनिंग शाफ्ट मींस जनरेटर कैन बी फिजिकली स्मॉलर इन साइज। अब ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ था, बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर थोड़ा सा उसको स्टडी करने में ईजी होगा। कि जब आपके पास ब्लेड्स की तादाद कम होगी, जो अवेलेबल किनेटिक एनर्जी है विंड के अंदर, हवा के अंदर, ब्लेड्स फ्यूर होंगे, ब्लेड्स तेज़ी से स्पिन करेंगे, दैट विल स्पिन फास्ट, और उनके तेज़ी से रोटेट करने की वजह से जो शाफ्ट है वो तेज़ी से रोटेट करेगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और ये जो ज़्यादा स्पीड के साथ जो आपका रोटर मूव कर रहा है, ये मैकेनिकल एनर्जी आपने कन्वर्ट करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और लगाना है जनरेटर। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है कि अगर तो स्पीड फास्ट होगी तो जनरेटर का साइज़ कम होगा। अब साइज़ से मुराद ये डेफिनेट सी बात है उसके अंदर स्टेटर, रोटर और उसकी वाइंडिंग्स। तो जब साइज़ कम होगा तो आपको कम पे करना पड़ेगा। ज़्यादा हैवी अक्सर आपने एक
एक ट्रेडिशनल वे में हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होती है, जब कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो कहते हैं ये हल्की है, ये भारी नहीं है। अक्सर आप ट्रांसफार्मर लेने जाएँ या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई अप्लायंस लेने जाएँ, तो जो मैकेनिक होता है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है, वो टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करता। अक्सर कह रहा होता है कि सर जी ये बड़ी हल्की है, ए नहीं लेनी है, हल्की है। बेसिकली मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो वाइंडिंग है उसकी क्वालिटी, उसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है उसकी क्वालिटी, ठीक है। अब आपने आयरन या स्टील या किसी भी चीज़ की अगर कोई रॉड है या अच्छी वाइंडिंग हुई हुई है, तो कॉपर है, एल्यूमीनियम, जो कुछ भी है, वो डेफिनेट सी बात है चीज़ वजनी होगी। और क्योंकि उसके अंदर मटेरियल है ना, अगर आप वायर भी कहीं से लेने जाते हैं, तार है जो बिजली की, तो उसके अंदर बेसिकली आपके पास कंडक्टर है और उसके ऊपर इंसुलेशन हुई हुई है। अगर वो बहुत घटिया क्वालिटी की कोई चीज़ है, या अक्सर आप प्लग लेने जाते हैं, तो उसकी जो अक्सर चीज़ें हैं वो लगाने से पहले फ़ील हो रहा होता है कि यार ये बहुत हल्की है, इसकी फिनिशिंग नहीं ठीक, इसको उसने टाइट नहीं ठीक किया हुआ, फिटिंग नहीं ठीक। सो ये सारी चीज़ें फ़र्क डालती हैं। सो एनी हाउ इसी की प्राइस है, इसी के पैसे होते हैं, ठीक है। और सो अब आपको जो क्वेश्चन आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आपने टेक्निकली मशीन के अंदर कोई फार्मूला पढ़ा होगा जो कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। तो आपने ये बताना है कि वो कौन सी फार्मूला के अंदर टर्म है जिसको ये यहाँ पर रिलेट कर रहा है, कि यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी तो साइज उसका कम होगा, ये ऐसी बात क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इसका आपने इलेक्ट्रिकल मशीन की सेंस में एक टेक्निकल आंसर सामने लेके आना। इस पे थोड़ी बहुत हम डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं ब्लेड फ्यूर नहीं लगाता, मैं और ब्लेड लेट से 4 है 5 है, ब्लेड्स की तादाद थोड़ी सी मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो जो शाफ्ट है वो कम स्पीड उसकी स्पिन करेगी, और यहाँ पर जनरेटर मुझे ज़्यादा साइज़ का लगाना पड़ेगा। ये उसके वाइस वर्सा है। तो अगेन इसका भी वही जवाब होगा जो कि पहला आपको सोचने का कहा हुआ, तो इस सेंस में हमने सोचना है। ओके जी, अब ये तो फ्यूर ब्लेड्स पे हो गया। फ्यूर ब्लेड से मुराद ही हमारा बेसिकली 2 या 3 ब्लेडेड था, ठीक है। सो 2 या 3 ब्लेडेड के ऊपर, सो देयर वाज अ टाइम व्हेन 2 ब्लेडेड वर इन कंपटीशन विद द 3 ब्लेडेड टरबाइन। सो यहाँ पे डिस्कशन ऐसे ऐसे क्लोज हो रही। 2 ब्लेडेड जो है डेफिनेट सी बात है, अब 2 ब्लेड है तो वो उनको फैब्रिकेट करना, उनको बनाना आसान होगा, उनकी प्राइस भी कम होगी, ऑब्वियस सी बात। 3 ब्लेड होंगे, वो उनको फैब्रिकेट करना भी उसकी निस्बत मुश्किल है, फिर उनके तीनों के एरोडायनामिक्स को कंट्रोल करना, और फिर तीनों की प्राइस भी ज़्यादा होगी। और फिर जब आपने नेसल के ऊपर लगाना है, तो उसको लगाना, उसकी कम्बिनेशन, उसकी स्पेस, वो सारी चीज़ें भी मैटर करेंगी। तो होता क्या है कि 2 ब्लेडेड्स अगर लेट से फास्ट मूव करते हैं, तो वो जनरेटर की कॉस्ट को कम कर रहा है। फ़र्क वही है कि कम साइज़ का जनरेटर लगाना पड़ेगा, कम जो है प्राइस हमें देनी पड़ेगी। दूसरी साइड पे क्या है कि 3 ब्लेडेड टरबाइन्स, मोस्टली 3 ब्लेडेड यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ऑल लार्ज मॉडर्न टरबाइन्स हैव अ 3 ब्लेड्स। तो इवेंचुअली 3 ब्लेड्स, ओके जी। ऑन द अदर हैंड 3 ब्लेड टरबाइन शो स्मूथर ऑपरेशन। अब इनका जो ऑपरेशन है वो कंपैरेटिवली 2 की निस्बत 3 वाले का स्मूथ होता है। क्यों? क्योंकि पोल के ऊपर एक हब हाइट के ऊपर, एक सर्टेन हाइट के ऊपर जो विंड की स्पीड है ना, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही थी, वेरिएशन होती है। और कुछ विंड जो है वो टावर से भी टकरा रही होती है, जिसको हम हब कह रहे हैं, उससे पोल से भी टकरा रही होती है, तो वो भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही थी। फिर ये होता है कि जब ब्लेड पूरा मूव करता है ना, तो आप अपने जेहन में ब्लेड्स लेके आए। एक ब्लेड जो है वो पोल के ऊपर निकला होता है, उसका एक उसकी टिप जो है, और एक जो ब्लेड की टिप है वो पोल से थोड़ा सा नीचे, यानी कि पोल की टॉप वाली लोकेशन से थोड़ा सा नीचे होती है। अब इसको डायग्राम के थ्रू मैं एक मिनट दिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल यही देखें, अगर यहाँ पर टॉप के ऊपर विंड की स्पीड कुछ और होगी और यहाँ पर कुछ और हो गया। अभी आपको पिछले लेक्चर्स में डायग्राम में दिखाया था कि इनका रेडियस 100 से ज़्यादा इनका रेडियस होता है 100 मीटर्स के अंदर। सो सपोज अगर ऊपर वाली टिप 100 मीटर ऊंची है और नीचे वाली टिप उस टिप की निस्बत अगर 100 मीटर डाउन है, तो आप यहाँ पे देखिए ठीक ठाक स्पीड पे फर्क पड़ रहा होगा। इसकी मिसाल क्या है कि अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं तो आपके ऊपर हवा कुछ और लग रही, आप दूसरी तीसरी मंजिल पर चले जाएं, हवा कुछ और लग रही, आप एक बिल्कुल अपने टॉप फ्लोर पे घर के ऊपर जो वाटर टैंक वाली छत है उसके ऊपर चले जाएं, और उस लेवल के ऊपर माइट भी तीसरी मंजिल के ऊपर आपको एक सोसाइटी के अंदर और छत ना नजर आ रही है, वहां पर आपको जो विंड की स्पीड होगी वो कुछ और होगी, ठीक है। अब इससे भी ऊपर आप चले जाएं, लेट्स से जस्ट इमेजिन एक टेलीकॉम वाला जो टावर है, उतनी हाइट पे आप पहुंचे हो, आप पे क्या स्पीड लग रही होगी। सो कुदरती तौर पर यहाँ पर वेरिएशन है। अगर हवा एक ही स्पीड पे भी चल रही हो तो स्टिल देयर इज अ वेरिएशन ड्यू टू द हाइट।
सो 3 वाला जो है वो स्मूथ ऑपरेशन उसका होगा, क्योंकि कहीं पर विंड की स्पीड कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, तो 3 ब्लेड्स के साथ उसका जो इफेक्ट है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो 2 ब्लेड शो स्मूथर ऑपरेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। वेरिएशन ऑफ विंड स्पीड, इसकी मैंने हाइट के साथ आपको थोड़ी टेक्निकल एग्जांपल देने की कोशिश की। ठीक है जी। सो मोस्टली जो है वो हमारे पास फ्यूर ब्लेड्स के अंदर लेट्स से 3 ब्लेडेड ही होती है और कॉमनली यही बांधी होती है। ये थोड़ी बहुत उसके पीछे बैकएंड पे ज़रा डिस्कशन थी कि किस तरह चेरी होती। तो अमूमन आपको जो डायग्राम्स वगैरह या जितनी भी टर्बाइंस नज़र आएंगी वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस के अंदर एक तो अपवर्ड होंगी और एक 3 ब्लेडेड नज़र आएंगी। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि एक वैसे आप अपनी डिस्कशन के लिए नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि आप चाहे स्क्रीनशॉट उसका ले लें या कुछ भी उसको कर लें। आपने क्या करना है कि आपने कोई तकरीबन एटलीस्ट 3 to 4 डिफरेंट कंपनीज की विंड टर्बाइंस की जो डेटा शीट है वो डाउनलोड करनी है, या उनके नाम। और फॉर एग्जांपल उनका होता क्या है कि मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ ज़रा। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि सपोज ये मित्सुबिशी उसकी कंपनी है, ये उसकी पावर है 1 मेगावाट जो जनरेट कर रही है। ठीक है, फिर डेफिनेट सी बात है उसमें हाइट का भी मेंशन होगा कि हब हाइट कितनी है, फिर उसमें रेडियस भी मेंशन होगा कि जो ब्लेड्स हैं उनका क्या रेडियस है। इसी तरह सीमेंस की लेट से टर्बाइन है, इतने मेगावाट की है। ठीक है, इसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक की है, वेस्टास की है। सो ये चीज़ें भी होंगी, साथ में उसकी पावर भी आपको मिलेगी और साथ में स्पीड के ऊपर भी कम्बिनेशन होगा, कितनी स्पीड पे क्या पावर होगी, इतनी स्पीड के ऊपर क्या पावर होगी। तो इस तरह की आपने 2-3 डेटा शीट्स उसकी डाउनलोड करनी है। उससे क्या होगा, उससे हमें थोड़ा एक तो मोटिवेशन मिलेगी और थोड़ा बेनिफिट होगा कि अच्छा इनकी किस टाइप की विंड टर्बाइंस की जो है वो क्या क्लासिफिकेशंस हैं, ये क्या क्या इनकी टाइप्स हैं, ये किस तरह की होती हैं, थोड़ा एक्सपोजर उसमें बढ़ेगा। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। ये बेसिकली क्या होता है, ये नेसल है जो के ब्लेड के ऊपर टॉप पे आपको हेड सा नज़र आ रहा था। कौन सी चीज़ ये? ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ आपको नज़र आ रही। सो दैट इज़ द नेसल। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके ये नीचे बॉक्स पड़ा हुआ है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, तो ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इसको भी ज़रा क्विक वे में बताते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ पिच है डिस्कस करने वाली, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ओके जी, ये ब्लेड्स हैं, ब्लेड के ऊपर विंड टर्बाइन के ब्लेड्स हैं, विंड आके इनके ऊपर हिट करेगी। और सबसे पहली बात ये होती है कि विंड की जो डायरेक्शन होती है ना वो डिफरेंट होती है। कभी अक्सर आपने नोट किया हो, आप कहते हैं यार हवा चल रही है, हमें नहीं लग रही, फिर आपको फील होता है कि यार हवा के डायरेक्शन में ही हम नहीं खड़े हुए। सो ये तो विंड टर्बाइन तो आपने एक जगह पे फिक्स इंस्टॉल कर दी, तो हवा को देख के उसका रुख कौन चेंज करेगा और वो किस सेंस में मूव करेगी, फिर उसको बताएगा कौन कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। तो वो अनीमोमीटर होते हैं। ठीक है, ये विंड की डायरेक्शन को भी बताता है और विंड की स्पीड को भी बताता है। अब डायरेक्शन से हम क्या बेनिफिट लेते हैं, अब यहाँ पर ये देखिए पिच का वर्ड लिखा हुआ। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास मोटर्स हैं, ये यॉ मोटर। ठीक है, अब होगा क्या कि जो विंड की डायरेक्शन होगी उस सेंस में आपका ये जो टॉप वाला फेस है, ये वाला जो इसका हेड नुमा आपको महसूस हो रहा है ब्लेड्स के साथ, इसको उस डायरेक्शन में मूव कर दिया जाएगा जो कि हवा की डायरेक्शन हो। तो बताया किसने? अनिमोमीटर ने। और सिग्नल्स वगैरह ये कंट्रोलिंग कौन करेगा? कंट्रोलर करेगा। हो क्यों रहा है? मोटर लगी हुई है। ठीक है, सो ये काम करेगा, ब्लेड्स को उस साइड पे रोटेट करवा देगा। अभी पिच को भी ज़रा डिस्कस करते हैं कि जब हवा आपके पास आती है तो जो ब्लेड का एंगल ऑफ अटैक बनता है, जिसकी वजह से उसने मूव करना होता है। जब आप किसी चीज़ को घुमाते हैं, अभी एक डायग्राम में दिखाऊंगा। सो उस सेंस से हमारे पास हम पिच को यूज़ कर रहे थे। फिर ये भी हो सकता है कि उसकी स्पीड काफ़ी कम हो, आपने आगे गियर बॉक्स लगाया उसकी स्पीड को अप करने के लिए, और फिर वही मैकेनिकल एनर्जी आपके पास जनरेटर को मिल रही है। ठीक है, दैट इज़ द लो स्पीड शाफ्ट। और फिर गियर बॉक्स लगा लिया, देन जनरेटर है, ये कंट्रोलर आपके पास। अब अनीमोमीटर ने एक तो काम किया था विंड की डायरेक्शन बताने का, दूसरा बताया था विंड की स्पीड। अब होता यह है कि सम टाइम विंड की जो स्पीड है वो बहुत एक्सेसिव होती है, तो उससे क्या होता है कि ब्लेड्स के
डैमेज होने का या रूटर के डैमेज होने का या जनरेटर के डैमेज होने का, क्योंकि जनरेटर की ख़ास कैपेसिटी होती है। जब आप एक ख़ास हद से ज़्यादा उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा वो या तो रूटर ब्रेक हो सकता है या जो एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसकी वाइंडिंग जल सकती है। तो इस सेंस में या मैकेनिकली पूरा स्ट्रक्चर जो विंड टर्बाइन का है वो जो डैमेज हो सकता है। तो इस सेंस में मल्टीपल चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। तो जो अनीमोमीटर जो विंड का एक तरह का समहाउ सेंसर है, जब एक हद से ज़्यादा स्पीड होगी तो ब्रेक्स के थ्रू विंड टरबाइन के ऑपरेशन को रुकवा दिया जाएगा। ये ब्रेक्स के थ्रू विंड टरबाइन के ऑपरेशन को रुकवा दिया जाएगा। तो ये 2 काम थे बेसिकली इस एनीमोमीटर के, जो कि इसने किए हैं। तो ये ऊपर टॉप पे और फिर जो वायर्स होती हैं उसके थ्रू पोल्स के साथ-साथ हब के साथ-साथ नीचे आपको आपका पूरा सेटअप लगा होता है, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करके और फिर नेशनल ग्रिड में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप जो 3-4 टरबाइन्स हैं ना, उनको ज़रा स्टडी करेंगे कि किस सेंस में हमारे पास उसकी डिफरेंट चीज़ें आपने स्टडी करनी है, पावर वगैरह या उसके हब की हाइट या उसके ब्लेड्स का डायमीटर जो आपको बताया। ठीक है, उस सेंस में आपने। अच्छा, ये आपके पास एरोडायनामिक्स की कुछ बीच में 1-2 पिक्चर्स बनी हुई कि लेट्स से किस तरह से विंड आएगी, ठीक है? और कुछ तो विंड टकराए बगैर गुज़र जाएगी और कुछ ब्लेड्स इस सेंस में बने होते हैं कि जब हवा उन पे टकराती है तो वो ब्लेड्स को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो रोटेट कर रही होती है। अब एक एंगल ऑफ अटैक का वो बना था। लेट्स से ये हमारे पास ब्लेड है, ये नेट आपके पास विंड है, ठीक है? सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की निस्बत ये जो एंगल बन रहा है दैट इज़ द एंगल ऑफ अटैक, ठीक है? और ये क्या कर रहा है, ये इसको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है, राइट? सो अब पिच के अंदर क्या होता है कि पिच जो होती है वो जो तो हवा बैक एंड से आ रही नेचुरली उसकी तो एक ही स्पीड है। जो हवा है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विंड की नेचुरल जो स्पीड है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि ब्लेड्स या तो आहिस्ता मूव करें। मिसाल के तौर पे अगर हवा एक स्पीड से ज़्यादा तेज़ हो रही है तो हम कुछ ऐसा काम करें कि ब्लेड्स जो हैं वो कम स्पीड से मूव करें। तो इस फिनोमेना के ऊपर 2-4 हमारे पास टाइप्स हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि ये जो एंगल ऑफ अटैक है उसको थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है? या किसी और वे में कंट्रोल कर लिया जाए। तो ये जो 2-3 वेज़ हैं उसी को ही अभी ज़रा हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये हमारे पास होते क्या हैं। तो उनकी 1-2 टाइप्स हैं। पहली तो बात ये है कि ये ज़हन में क्वेश्चन क्यों आया? पहले एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्यों करने लगा हूँ या क्यों ये कोई एक पिच का वर्ड मैंने बोल दिया या एक एंगल ऑफ अटैक का वर्ड बोल दिया या कुछ ब्रेक्स का वर्ड बोल दिया या एक्सेसिव की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? पहले वो थोड़ा-सा देख लेते हैं, फिर पढ़ना थोड़ा ईज़ी रहेगा। सो इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि ये बात मैं बता भी चुका हूँ लेकिन स्टिल हम उसको रीड कर लेते हैं। पावर डिलीवर्ड बाय अ विंड टर्बाइन इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड, ठीक है? सो क्या होगा कि विंड विंड टर्बाइन अगर फास्ट मूव कर रही है तो आपके पास जो हवा की अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो डेफिनेट सी बात है पावर भी ज़्यादा मिलेगी आपको। At some wind speed, the generator reaches its maximum capacity. अब मैकेनिकल की सेंस में जो आप उसको इनपुट दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल की सेंस में जो आप आउटपुट ले रहे हो, डेफिनेट सी बात है उसकी एक रेटेड कैपेसिटी होगी कि यहाँ तक वो मूव कर सकता है, ठीक है? मैकेनिकली सेंस में भी और यहाँ तक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो वो उसकी वो मेंशन्ड होती है प्लेट्स के ऊपर। At which point there must be some way to shed some of the wind power or else the generator may be damaged. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एयर की स्पीड ज़्यादा हो रही है तो वो तो मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी को पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर या तो आप को कुछ जो पावर है उसको आप शेड कर दें, ओवरकम आप उसको कर लें, उसको को महफूज कर लें, उसको ज़ाया कर लें जैसे भी सेंस में, या फिर आपका जनरेटर जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है? सो 3 अप्रोचेज आर कॉमन ऑन लार्ज मशीन्स: a passive stall control design, active pitch control systems, an active stall control combination of the two. So पहले दो को डिस्कस कर लेंगे और फिर उन दो का वो कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेंगे। तो खैर एक पर्पस की बेस के ऊपर, एक ऑब्जेक्टिव की बेस के ऊपर कुछ 1-2 चीज़ें पढ़नी है और यहाँ से अब फील भी हो रहा होगा कि हाँ, उनका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है
स्टॉल कंट्रोल्ड मशीन। अब इसमें होता क्या है, द ब्लेड्स आर केयरफुली डिजाइंड टू ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड एफिशिएंसी व्हेन विंड्स आर एक्सेसिव। अब स्टॉल कंट्रोल मशीन के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म होता है, ये सारा एरोडायनेमिक्स का मैकेनिज्म है कि खुद ब खुद कुदरती तौर पर ब्लेड्स को डिज़ाइन इस तरह का किया जाता है कि अगर उस पर विंड की स्पीड अगर एक ख़ास स्पीड से ज़्यादा होगी तो वो खुद ही स्लोअर मूव करने लग जाते हैं। ये उनके मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर ये फीचर है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये फीचर क्या है। यानी कि यहाँ पर हम कोई ब्रेक्स के थ्रू या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली ही जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत बताते हैं यहाँ पर कि किस तरह से होता है ये। कोई यानी कि मूविंग पार्ट या कोई एक्सटर्नल आप चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे यहाँ पर। ओके जी, ये वो वे है जो कि एक रीज़न लिखी हुई है कि मस्ट बी वेरी केयरफुली डन सो दैट अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन लिफ्ट अकर्स एज द ब्लेड रोटेट फास्टर। सो इसमें क्या होता है कि जब एंगल ऑफ अटैक के थ्रू ब्लेड्स ने फास्ट जब मूव कर रहा है तो ब्लेड्स की जो रोटेशन है उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करवाया जाएगा, ठीक है। और ये जो टेक्निक है वो 1 मेगावाट से जो लोअर स्पीड जो लोअर पावर की जो टर्बाइन्स हैं उनके अंदर ये वाली जो स्पीड है वो ज़्यादा कॉमन है। अब दूसरी चीज़ ये है कि पिच पिच कंट्रोल्ड टर्बाइन है, तो यहाँ पर खुद से यहाँ पर बेसिकली एंगल ऑफ अटैक की सेंस में जो है वो रिडक्शन होगी, यानी कि यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फिनोमिनाज अक्कर करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें नहीं होंगी, कुछ ना कुछ उसके अलावा हो रहा। सो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मॉनिटर्स द जनरेटर आउटपुट पावर एंड इफ इट एक्सीड्स स्पेसिफिकेशंस, कंट्रोलर लगा हुआ है टैकोमीटर के थ्रू ऑटोमेटिकली वो आपको स्पीड और पावर मीटर के थ्रू पावर वोल्टेज करंट वो सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही है और कंट्रोलर को उन सब की वैल्यूज जो जा रही हैं। द पिच ऑफ द टर्बाइन ब्लेड्स इज एडजस्टेड टू शेड सम ऑफ द विंड्स, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम एक स्लोली रोटेट्स द ब्लेड अबाउट देयर एक्सिस। अब इस ट्रेजेडी में बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें जो कॉमन चीज़ हो रही है मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था एंगल ऑफ अटैक के सेंस में हो रहा है इसमें। अगर आप इसको देखें, इज टू रिड्यूस द ब्लेड्स एंगल ऑफ अटैक व्हेन विंड्स आर हाई। अब एंगल ऑफ अटैक की जो अब बात कर रहे थे, ये जो एंगल है बेसिकली जो कि ब्लेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बना रहा है इसको एडजस्ट किया जाता है, इसको कम किया जाएगा। जब ये आप कम करेंगे तो ये कम फोर्स से ब्लेड को ऊपर को लेके जाएगा, अगर ये एंगल ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लेड्स को रोटेट करवाएगा। तो इस एंगल को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, थ्रू कंट्रोलर इस एंगल को एडजस्ट किया जाएगा, इसमें ये है राइट। जो थर्ड अप्रोच है एक्टिव स्टॉल कंट्रोल स्कीम, अब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपके पास स्टॉल कंट्रोल्ड का और पिच कंट्रोल्ड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये थर्ड वन जो है वो आपके पास सप्लाई की जाती है। तो ये दो तीन वेज हैं, डिफरेंट वेज हैं जो कि प्योरली ज़्यादा बिलोंग वैसे एरोडायनामिक्स से करते हैं कि किस तरह से आपने जब एक्सेसिव विंड होगी तो किस तरह से उसको कुछ पावर को शेड करना है, और अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है तो फिर ये टेक्निक्स जितनी डिस्कस करें इनको नहीं, ये एक नॉर्मल वे में थोड़ी बहुत जो एडजस्टमेंट पॉसिबल है उसको करते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड एक हद से बढ़ जाती तो फिर ब्रेक्स वाला कम्बिनेशन अप्लाई होगा, फिर ऐसी कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की लिमिटिंग जो स्पीड है वो अगर लेट से कोई 25 है तो उसके अराउंड अबाउट ये मैकेनिज्म्स अप्लाई हो सकते हैं, और इनमें से वन ऑफ देम कोई कोई एक अप्रोच होगी और वो बना के लगा दी जाएगी, फिर डेफिनेट सी बात है उसने उसी अप्रोच के थ्रू ही काम जो है वो करना है। अच्छा, ये बीच में कुछ स्पीड से रिलेटेड हैं भी चीज़ें, लेकिन वो जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया है वो आपने पहले स्टडी करना है, फिर मशीन की सेंस में उसके वर्किंग को थोड़ा देखेंगे, जो मैंने आपको स्मॉलर साइज वाला बताया हुआ है।
अब इसमें होता क्या है कि जो बेसिकली पावर आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली, हाफ एम वी स्केयर, ठीक है। और उस हाफ एम वी स्केयर के थ्रू आपने देखना है कि ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास पावर में किस तरह आ रही है, ठीक है। सो अब जो पावर होती है बेसिकली, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन की जगह इक्वल टू का साइन होगा, इसको ज़रा नोट डाउन चेक कर लीजिएगा। सो पावर का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी को आपने टाइम से डिवाइड किया होता है, या पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। तो ये एक कॉमन पावर का फॉर्मूला है जो कि हमने इंटरमीडिएट और इन स्टेजेस के ऊपर पढ़ा, हमारी इस पर कोई दो राय नहीं है। अब हमने देखना ये है कि पावर का फॉर्मूला तो है एनर्जी बाय टाइम, तो अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होती है विंड के सेंस में, तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है? मैकेनिकल सर। जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे जो विंड एक एनर्जी कैरी के, जो हवा के अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है वो कौन सी फॉर्म में होती? काइनेटिक एनर्जी सर। कनेटिक एनर्जी होगी। और जब ये कनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे थ्रू टरबाइन, तो फिर मैकेनिकल भी आ जाएगी। दूसरों वाला का जवाब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी एक ख़ास स्टेज पे जाके। सो अर्ली स्टेजेस के ऊपर विंड जो हवा जो एनर्जी कैरी किया हुआ है वो मैकेनिक सॉरी कनेटिक एनर्जी होती है, जिसका सर्टेन मास होगा और सर्टेन वेलोसिटी होगी, हाफ एम वी स्केयर। सो जब हम इनिशियल स्टेज में इस फॉर्मूला को आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, जो हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो कौन सी है? सो वो हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, राइट। सो ठीक है जी, फॉर्मूला में प्लग इन कर दें तो हाफ मास ओवर टाइम इनटू वी स्केयर। ठीक है। सो अब मास का आपको पता है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी के फॉर्मूला के किसी को आइडिया है? हाँ जी, मास और डेंसिटी का। वॉल्यूम। ठीक है जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, राइट। सो मास क्या होगा फिर? रो वी। चलें जी, मास वो कह रहे हैं दैट इज रो वी, ठीक है। सो अगर मास आपके पास रो वी है, और उसको अगर मैं एम डॉट ले लूँ, यानी कि अगर मैं एम डॉट कहूँ, यानी कि मास पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा डेंसिटी ओवर वॉल्यूम ओवर टाइम, ठीक है जी। सो अब मुझे ये बताएं कि वॉल्यूम के अंदर कितनी डायमेंशंस होती हैं? दो होती हैं, तीन होती हैं, क्या होता है? और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? जी बताएं सर जी। 3 डायमेंशन होती हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम के अंदर तीन डायमेंशन होती, थोड़ी और हेल्प करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? सर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है, तीन डायमेंशन है, राइट। अब इसमें से मैं अगर एक डायमेंशन पिक कर लेता हूँ लेंथ वाली, तो पीछे कितनी डायमेंशन रह जाएंगी? तीन विड्थ और डायमेंशन हाइट। है, पीछे दो डायमेंशन रहेगी। कोई उसको विथ और हाइट कह लेगा, कोई कह लेगा नहीं मैंने विथ चूज करनी है तो लेंथ इन तो हाइट रहेगी। सो एक डायरेक्शन आपने चूज कर ली, पीछे दो डायरेक्शन, तो एरिया में कितनी डायमेंशंस होती हैं? दो। एरिया का यूनिट भी क्या होता है? मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ, इस सेंस में आप ले रहे होते हैं। सो एक जो मेरे पास डायमेंशन है, लेट से लेंथ की, डिस्टेंस की, हाइट की, उसको मैं लिख लेता हूँ, इनटू मैं क्या लिख देता हूँ? एरिया। ये मैंने क्या लिख दिया? एरिया। तो क्या ये जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता? वॉल्यूम की तीन डायमेंशंस हैं, तो उसको थोड़ा मैंने ब्रेक डाउन कर लिया। कैन आई डू दिस? ये हो सकता है ऐसा, ये नहीं हो सकता? हो सकता है। यस सर। ठीक नो है जी। सर।
नो सर, तो नो सर वाला कुछ सोल्यूशन बता दो फिर, क्या क्या करूं? सर वॉल्यूम को ब्रेक करने की वजह इसमें क्या है? अच्छा, ब्रेक करने की वजह दिल कर रहा था? नहीं नहीं, नहीं सर, क्यों मतलब ऐसा? देखे ना, देखें वो बताता हूँ क्यों क्या। ओके जी, वॉल्यूम बेसिकली आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट का कॉम्बिनेशन है ना। ये बना ही इन तीनों चीज़ों से है ना। अगर वॉल्यूम को अगर आप देखें तो ये तीन डायमेंशंस के साथ लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, ये तीनों को मिला के। और बेसिकली मैं इस फॉर्मूला की तरफ आ रहा हूँ ना, एरिया इंटू वेलोसिटी की तरफ ना। ठीक है, वो एक जैसे एक प्रूव होता है ना, तो प्रूव की सेंस में आप फिर चीज़ों का जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, मैं उस एक चीज़ जी की सर। तरफ आ रहा हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ की है। अच्छा, ये जो लेंथ ओवर टाइम मैंने किया है, या हाइट ओवर टाइम किया है, या डिस्टेंस ओवर टाइम किया है, तो ये स्पीड या वेलोसिटी नहीं होता? अगर डायरेक्शनल होगी तो आप उसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। स्पीड या वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? वेक्टर और स्केलर को अगर हम छोड़ दें तो स्पीड या वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इस डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस आप किस सेंस में देखते हैं? वो लेंथ ही बेसिकली आप देखेंगे ना, कि वो चीज़ कितने मीटर लंबी है, कितने किलोमीटर, ऐसे ही मेजर कर रहे होते हैं ना चीज़ों को। सो लेंथ ओवर टाइम या हाइट ओवर टाइम या इस तरह की कोई भी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास स्पीड है। ठीक है, इसको मैंने, अब ये वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, स्पीड है, और साथ में ये एरिया आ गया। तो यानी कि एम डॉट को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू स्पीड इनटू एरिया। सो उसने क्या लिखा है, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू स्पीड और एम डॉट। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो कुछ थोड़ा सा पर्पस क्लियर हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि क्यों कर रहे हैं, या उनको पसंद नहीं आई थी चीज़। ठीक है, सो ये बेसिकली दूसरे लफ्ज़ों में, ये आपने फ्लूइड थर्मोडायनामिक्स पे पढ़ा होगा कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है ना, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, उसको हम वेलोसिटी, इसके साथ मैं वी एल लिख देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन है जो कि आपने वहाँ पे फ्लो रेट के अंदर पढ़ा होगा, वेलोसिटी इनटू एरिया, ये एक फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, बेसिकली ये कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया, ये एक कॉम्बिनेशन आपके पास होता है। ठीक है जी, क्योंकि हमें ये वाली चीज़ें, सो इसमें किसी को इशू तो नहीं कि एम डॉट को मैंने क्यों, या उसने क्यों डेंसिटी इनटू स्पीड इनटू एरिया लिख दिया? नो ठीक है, डेंसिटी इनटू स्पीड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी, अब एरिया पे डिपेंड करेगा कि कितने एरिया, जब हम देखेंगे तो एरिया आगे फर्दर जब जाएगा तो वो पाई आर स्केयर में हो जाएगा, और वहाँ पे फिर वो रेडियस या वो डायामीटर आएगा, जो कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि ब्लेड्स का जो डाया बनता है। और ये जो डेंसिटी है वो उस विंड की डेंसिटी की वैल्यू है, और जो स्पीड है कि हवा कितनी स्पीड से लग रही। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो अब जेन में आना शुरू हो गया कि पावर कैसे बन रही है ना। लेकिन वापस जाता हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एम डॉट का नहीं था, हम तो ऊपर कोई पावर का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे। तो मैं उस पर वापस जरा जाता हूँ, क्योंकि हम कुछ और कर रहे थे, उसके अंदर अचानक से हमारी डिस्कशन कहीं और जाने लगी। अच्छा जी, ये वो चीज़ थी बेसिकली जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि, अच्छा, ये जो मैंने लगाया था यहाँ पर, आप इक्वल टू साइन लगा लेना। हाफ मैस ओवर टाइम, अब आपको पता चला इस मैस ओवर टाइम की वजह से सारी मैंने काम किया। ये मैंने मैस ओवर टाइम आपके सामने हाईलाइट किया, नज़र आ रहा है आप सबको कि मैस ओवर टाइम की वजह से मैंने ये प्रूव किया। समझ लगी बच्चे बात की, कि एनर्जी का फॉर्मूला था एनर्जी बाय टाइम, तो वो था हाफ एम वी स्केयर ओवर टाइम। तो मैस ओवर टाइम की वैल्यू को प्लग इन करने के लिए मैंने सारा काम किया, जो आगे प्रूव किया था, जो सारे क्वेश्चन करा था। सो एम डॉट की जगह क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। सो यहाँ पर वैल्यू प्लग इन कर दें, इक्वेशन नंबर 7.5 के अंदर, ये जो 7.6 मैंने सारा प्रूव किया था आपका, ये खुद आपके सामने। सो इसको मैं वैल्यू प्लग इन अगर मैं कर दूं तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। किसी को कोई एतराज़ के पावर का जो फॉर्मूला है वो हाफ डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी कैसे आ गया? अच्छा, इस फॉर्मूले से मोहब्बत कर लें,
ठीक है, इसको एक दफ़ा लेक्चर के बाद कह लीजिएगा कि मैं तुम्हें दिल की अथाह गहराइयों से पसंद करता हूँ। सो पी डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एरिया इंटू वेलोसिटी। इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं कि ये फर्दर हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ओके, मैं ड्राइंग को ज़रा क्लियर कर लूँ। ओके जी, अब देखते हैं कि ये बेसिकली बन कैसे रहा ना। पी डब्ल्यू इज़ द पावर इन द विंड। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को, जो कम्बिनेशन अक्सर आप देखते हैं थ्योरेटिकल एफिशिएंसी या इस तरह की चीज़ें। सो ये कह रहा है पी डब्ल्यू इज़ द पावर इन द विंड। विंड अपने अंदर इस तरह की पावर कैरी किए हुए। अभी हमने ये नहीं कहा कि ये इस विंड से इतनी टरबाइन से मैकेनिकल मिल गई और इतनी मैकेनिकल से इतनी जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिकल मिल गई। ये अभी बाहर बाहर के कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो विंड पावर कैरी किए हुए, ये अब हमारे अपने ऊपर है कि हम उससे कितनी पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेट्स से किसी ने विंड टरबाइन लगाई नहीं हुई तो हवा अपने अंदर उतनी पावर लेके फिर रही है, वो 0% पावर है, कोई सेटअप इंस्टॉल नहीं। अगर सेटअप लगाया और उसकी एफिशिएंसी नहीं ठीक हुई कि लग वैसे कि वो कितनी आपने एक्सट्रैक्ट की है। लाइक वाइज सन से सोलर एनर्जी अबंडेंटली अवेलेबल है। ये अब हमारे ऊपर है कि हमने सोलर पैनल लगाया या नहीं लगाया। ये हमारे ऊपर है कि अगर लगाया तो उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो वो सारी बात की बातें, ठीक है जी। सो पी डब्ल्यू पावर इन द विंड, यूनिट्स उसके वाट में उसने लिख दिए। डेंसिटी का जो है वो एयर की डेंसिटी है। यूनिट आपको पता है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से केजी ओवर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। विच एट 15 डिग्री एंड 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1.222। ओके जी, अब बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आइडिया होगा कि प्रेशर और टेम्परेचर का डेंसिटी के ऊपर, स्पीड के ऊपर, पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी हाइट चेंज होती है, हवा का प्रेशर भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो ये थ्रू मैथमेटिकल फार्मूला हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े इम्प्रूव होंगे कि ये उसने क्यों बातें लिख दी हैं कि एट 15 डिग्री एट 1 atm। इसका मतलब है देर इट मीन्स के देर विल बी सम ऑफ द लिंक, जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसका डेंसिटी के साथ कोई लिंक होगा। सो फिल वक्त हम ये बात भूल जाते हैं, वक्त आने पर हम ये देखेंगे कि क्या लिंक है। सो हमारे पास डेंसिटी की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.22। तो हम इस पे आने वाले लेक्चर्स में ये टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ज़रूर कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने आपके जहन में एक क्वेश्चन छोड़ दिया। सो ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच द विंड पासिस। एरिया वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिससे हवा पास कर रही है, ठीक है। और उसका आगे फर्दर जब इस फार्मूला को हम, एरिया वाले फार्मूला को जब हम खोलेंगे तो आपको पता है ब्लेड्स जो हैं वो एक सर्कुलर एरिया बना रहे होते हैं ना, एक खास सर्कल के अंदर ब्लेड मूव कर रहा होगा ना इस तरह, ठीक है। तो दैट विल बी द पाई आर स्क्वायर। और जब आपके पास आपको डेटा गिवन होगा तो उसमें रेडियस या डाया वगैरह गिवन होगा। तो अब रेडियस और डाया का भी आपको रिलेशन का पता है कि डाया क्या होता है, रेडियस क्या होता है, d/2। सो हम आगे आगे जब जाते जाएंगे तो चीज़ों को हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सो वी इज़ द विंड स्पीड, ठीक है, नॉर्मल टू एरिया। सो मैस पर सेकंड विंड का यूनिट है, ठीक है जी। ऑफन टाइम्स पावर इन द विंड इज एक्सप्रेस्ड पर यूनिट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सम टाइम हम क्या करते हैं कि हम पावर ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी करते हैं, यानी कि पी ओवर एरिया। सो जब आप पी ओवर एरिया करेंगे, ठीक है, तो इसके फिर यूनिट जो होंगे वो वाट पर मीटर स्क्वायर होंगे। ये भी अक्सर आप, तो वो ये बता रहा होता है कि एक एक मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर आपको कितनी पावर मिल रही है। अच्छा, ये क्यों बात इसका, चलो मैं तो आगे बता दूंगा। आपके जहन में ये इसका डिस्कस करने का यहाँ पे क्या मकसद है, या इससे आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया या इससे कोई बेहतरी आई हो कॉन्सेप्ट में कि एक मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर कितनी आपको पावर मिल रही है। यहाँ पर उसके ये बताने का क्या मकसद हो सकता है, कोई गैस।
चलें जी, मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। आप अब थक चुके हैं, 9:05 हुए जाते हैं। अच्छा जी, सो इसमें क्या है कि अगर लेट से एक मीटर स्क्वायर का एरिया है तो उसके अंदर से आप कितनी पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट से आप 2 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लें, उसके अंदर से कितनी कर सकते हैं, 3, 4, 5। सो ये एक यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यूनिट एरिया कितनी पावर कैरी किया होगा, ठीक है। सो इन विच केस इट इज रेफर्ड एज टू एज स्पेसिफिक पावर और पावर डेंसिटी। तो इसको स्पेसिफिक पावर भी कहते हैं, पावर डेंसिटी भी कहते हैं, पावर पर यूनिट एरिया भी कहते हैं, और उसका जो यूनिट है वो वाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। सो आई होप सो कि अब आपकी पावर के साथ जो दोस्ती है वो काफ़ी हद तक हो चुकी होगी ना। अच्छा, फिर एनर्जी की सेंस में भी एक थोड़ी अच्छी चीज़ नीचे मुझे नज़र आ रही है, उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इस एक दफ़ा पैराग्राफ को ज़रा रीड आउट करें, ये जो आपके पास पैरा लिखा, ये वाला जो। चलें जी, क्या कहा जा रहा है कि ये बेसिकली जो स्पीड का फॉर्मूला है दैट इज़ वी क्यूब ना। सो अगर लेट से मेरे पास स्पीड 1 है, उसका आंसर 1 है। अगर मेरे पास स्पीड 2 हो जाती तो 2 की पावर जब आप 3 करेंगे दैट विल बी 8। 8। तो 1 की निस्बत, अब आपने 1 मीटर पर सेकंड में आपके पास 1 का क्यूब 1 ही आपको वैल्यू दे रहा था। जैसे ही आपने स्पीड को डबल किया, 1 की बजाय 2 लेके गए, तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना फार्मूला से, यानी कि स्पीड आपने एक डबल हुई है, जस्ट एक, मतलब 1 गुना 2 गुना बढ़ी है, और उसकी निस्बत 8 टाइम्स आपके पास वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। फिर कुछ उसने, बढ़ गई। अब ये जो चीज़ उसने आपको दी है कि अगर 1 घंटा चलती है 20 की स्पीड से, तो उसकी निस्बत अगर 8 घंटे 10 की स्पीड से चले, उसका कुछ कॉम्बिनेशन वो डिस्कस कर रहा है। तो आगे हमने न्यूमेरिकल जब करने तो उनके अंदर ये बड़ी कॉमन चीज़ होगी कि कितनी स्पीड और कितने आवर के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स है हमारे पास अवेलेबल, और उसके अंदर 1 घंटे के अंदर सिर्फ ऐसी हवा चलती है जिस पे विंड टर्बाइन चल सके, तो 23 आवर्स तो यूटिलाइज ही नहीं हुए। और जब 365 हम दिन पे जाएंगे तो 365 डेज के अंदर अगर एक दिन आप काम का इस्तेमाल करें तो ऑलमोस्ट पूरे यानी कि एक, सॉरी, अगर घंटा इस्तेमाल करें तो 23 तो घंटे बीच में इस्तेमाल ही रहते। तो जब आप एनुअली उसको देखेंगे तो उसकी वैल्यू आपको बस बहुत लो आएगी, बनिस्बत उसके कि कुछ थोड़ी बहुत आपको कंसेक्टिवली मिल रही है। और फिर बहुत दफ़ा इतनी कम स्पीड होती है कि ये लिखा हुआ कि वो रोटेट ही नहीं आपको करवा सकती। जब बहुत विंड की स्पीड कम होगी, वो विंड टरबाइन रोटेट नहीं कर सकती। अगर वो उसको रोटेट करवाने के काबिल नहीं है, तो आपको पता है कि जब उसने घूमना ही नहीं है, जब मैकेनिकल एनर्जी ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज़ीरो है। तो हर विंड टरबाइन के लिए कम से कम कोई ना कोई स्पीड रिक्वायर होती है। ये पिछले मोटिवेशनल लेक्चर में मैं आपको एक टेबल पे लेके गया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि 3 to 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड के ऊपर कुछ टर्बाइन्स की 0 वैल्यूज़ थी, कुछ अपनी यस। रेटेड पे जा रही थी, और कुछ 25 के बाद कट ऑफ होगी। तो ये जो आपको मैंने एक असाइनमेंट के तौर पे एक चीज़ वैसे दी, एक रफ असाइनमेंट ज़हनी तौर पर, बस कि आपको 3-4 डिफरेंट विंड टर्बाइन्स को देखें, उसकी डेटा शीट्स देखें कि कितना रेडियस है उनके ब्लेड्स का, कितनी हब की हाइट है, क्या पावर है, और किस स्पीड पे चल रही है वो। वैसे ही आप जब विंड टर्बाइन की कोई डेटा शीट खोलेंगे, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही उसमें होती हैं। लेकिन मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जितना आपने पढ़ा है, आपने उस सेंस में उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी कि अच्छा यार, वाकई ये वाली चीज़ें कुछ इसमें अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़ा और इम्प्रूव होंगे। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप कर सकते हैं। और एक जो चीज़ मैं साथ साथ मेंशन करता हूँ ना, कि जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, आपको ये साथ साथ फील होता होगा कि ये 80 to 90% ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ना दिल तस्लीम कर जाता है। बाकी कोर्सेज से इसकी नोयत बहुत मुख्तलिफ है।
तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने दोस्ती इससे लगाई रखनी है या इसको बोरिंग एक्टिविटी के तौर पे लेना है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा लेक्चर ऑलरेडी जब हम बात कर रहे थे तो हमारे जहन में आ रहा था कि हाँ इसकी ये भी जस्टिफिकेशन बन रही है, इसकी ये भी जस्टिफिकेशन बन रही है, तो दिल तस्लीम कर रहा था। बनिस्बत इसके कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का कोर्स हो और आपको एप्लीकेशन या चीज़ों को आइडिया नहीं, तो उसके निस्बत कदरे हम लोग सुकून में हैं कि इसकी चीज़ें विजुलाइज करने में आसानी है। कोई क्वेश्चन वगैरह तो कर लें। आज के लिए इतना ही था। पार्टिसिपेंट से मैं अटेंडेंस ले लूँगा, इनकी जिन्होंने मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन की हुई थी उससे। और अगले ये जो कमिंग वेनसडे है, 2 दिनों बाद जो आ रहा है वेनसडे, उस दिन मैंने आपका क्विज़ रखा हुआ है जो लेक्चर 1 की स्लाइड्स हैं, यानी कि 4 तारीख को पौने पौने 5 बजे, 4 तारीख को 4:45 पे कंट्रोल लैब के अंदर। तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले लेक्चर में हो जाएगी वर्चुअली और वहाँ पर फिज़िकली। ठीक है, तो क्विज़ नंबर 1 होगा। लेक्चर स्लाइड्स 1 का सिलेबस है और उसको करना अच्छे तरीके से है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास खेलने के लिए थोड़ा एरिया है और आपके पास भी शॉट्स खेलने के लिए उतना ही ग्राउंड है, तो उसके अंदर महदूद ओवर्स के अंदर हमने इनिंग्स खेलनी है। तो गुड लक की। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। ये क्वेश्चन है तो कर लें बस, फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।